Hello everyone, I am back again. Now today I am taking alternating current, one very important topic for your exams, right? Students को alternating current में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो हम 2 लेक्चर लेंगे alternating current के. आज only alternating current का measurement representation I will discuss in this lecture, and then in next lecture we will see how we can solve circuits of alternating current. So alternating current basically voltage भी हो सकती है, alternating voltage, alternating current, any alternating quantity, better to say quantity, क्योंकि voltage भी हो सकती है, current भी हो सकती है, alternating voltage, alternating current. A physical quantity which varies continuously and changes its direction periodically is called alternating quantity, right? कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होती है और पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, उस क्वांटिटी को हम कॉल कर सकते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. इट मे बी अ फोर्स, इट मे बी अ करंट, इट मे बी अ वोल्टेज. कोई भी क्वांटिटी ऐसी हो सकती है जो लगातार टाइम के साथ चेंज करे, लाइक दिस वन, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है. मे बी दिस वन, like this one, or maybe this one. So all these quantities which changes periodically अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही हैं और टाइम के साथ लगातार वेरी कर रही हैं, तो इन क्वांटिटीज को हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज कॉल करते हैं. अगर आप यहां फोर्स लिखेंगे, यहां टाइम लिखेंगे, तो इसको हम अल्टरनेटिंग फोर्स बोल देंगे, राइट? अगर आप यहां पे V लिख देंगे तो दिस विल बी अल्टरनेटिंग वोल्टेज. अगर आप यहां पर I लिख देंगे तो दिस विल बी अल्टरनेटिंग करंट, राइट? तो एनी क्वांटिटी which varies continuously with time and changes its direction periodically is known as alternating quantity, right? If it is voltage, then we call that as alternating voltage. If it is current, we call that as alternating current. The simplest example of alternating current is sine wave. This is sine wave. साइन के ग्राफ के अकॉर्डिंग, साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरिएशन है, तो इस अल्टरनेटिंग को हम साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कॉल करते हैं. If here is voltage, then it is sinusoidal alternating voltage. If here is current, then it is sinusoidal alternating current. Means voltage E equals to E naught sin omega t is the simplest representation of alternating voltage, right? It may be E equals to E naught cos omega t. It may be E equals to E naught sin omega t plus phi. It may be E equals to E naught 1 sin omega t plus E naught 2 cos omega t, right? तो हमने सबसे पहले साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात कर रहे हैं. साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज साइन फंक्शन हो सकता है, कोसाइन फंक्शन हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और जनरल इक्वेशन में E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो सकता है, राइट? अगर हम इस साइन ग्राफ को देखेंगे, हमने साइन ग्राफ बना रखा है, ओमेगा टी 0 पर ये 0 है, टी बढ़ने के साथ साइन 90 पर ये 1 है, मींस दिस वैल्यू इज E नॉट. साइन की वैल्यू कितनी है 1, तो E कितना हो जाएगा E नॉट.
Sin 180 is 0, so here is 180, here is pi by 2. Sin 3 pi by 2 is minus 1, so minus E naught is there. This value is minus E naught. This value is plus E naught. Here is variation of E, and here I consider a variation of omega t. Right? हमने ओमेगा टी के साथ ई के वेरिएशन को प्लॉट किया, तो ओमेगा टी अगर 0 है तो ई 0, ओमेगा टी अगर 90 है तो ई नॉट के इक्वल, ओमेगा टी अगर 180 है तो ई फर्दर 0, 3 पाई बाई 2 है देन ई इज माइनस ई नॉट, 2 पाई ई विल बी 0. आफ्टर दैट सेम साइकिल स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ. तो सबसे पहला पॉइंट 0 से 2 पाई के वेरिएशन को हम 1 साइकिल कॉल करते हैं. राइट? 0 से 2 पाई के वेरिएशन को हम 1 साइकिल कॉल करते हैं. इस साइकिल के बाद इसका रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है. राइट? तो व्हाट इज पीरियड ऑफ दिस साइन फंक्शन? 2 पाई. 2 पाई साइन फंक्शन का पीरियड है. अब ओमेगा हमें मालूम है 2 पाई अपॉन टी होता है. इसकी वैल्यू यहां रखी गई है. अगर ये पाई बाय 2 रखेंगे, पाई कैंसिल, तो टी इज टी बाय 4. तो यहां तक के पीरियड को हम टी कॉल करते हैं. यहां तक के पीरियड को टी बाय 2 आधी साइकिल, और यहां टाइम पीरियड टी बाय 4. हियर इज 3 टी बाय 4. सो वी कैन एनालाइज ग्राफ विथ टाइम आल्सो. तो हम साइन के इस ग्राफ को टाइम के साथ भी एनालाइज कर सकते हैं और ओमेगा टी के साथ भी एनालाइज कर सकते हैं. राइट? नाउ look at this graph. E naught 1 sin omega t, E naught 2 cos 2 omega t. E equals to E naught 1 sin omega t, E naught 2 cos omega t. सपोज हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है. तो देखने में लग रहा है कि सुपरपोजिशन बड़ा मुश्किल सा होगा, बट दिस इज नॉट डिफिकल्ट. दिस वन इज क्वाइट इजी. आपको E naught 1 को रिप्लेस करना है E naught cos phi से, और E naught 2 को रिप्लेस करना है E naught sin phi से. रेस्ट यू आर इंटेलिजेंट. यू कैन इजीली स्क्वायर एंड ऐड दीज टू इक्वेशंस. E naught 1 square plus E naught 2 square, it will be E naught square. Cos square phi plus sin square phi, and this is 1. So E naught square is E naught 1 square plus E naught 2 square. Remove this square from this side, it becomes a square root. अब अगर ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी E naught cos phi sin ओमेगा टी प्लस E naught 2 के प्लेस में आप रखेंगे E naught sin phi cos ओमेगा. E naught आपके लिए कॉमन है. sin A cos B, cos A sin B, sin A cos B, cos A sin B is sin A plus B. So this representation is same as this one. Here E naught is what? E naught is E naught 1 square plus E naught 2 square within root. This is E. Right? This is E naught. So we can plot now this one, if we can plot this one. Right? तो देखिए हमने E equals to E naught sin omega t को प्लॉट करना सीखा है. उसके बिहाफ पर हमें ये प्लॉट करना आना चाहिए. राइट? तो लेट मी डू दैट कि कैसे हम sin ओमेगा t से sin ओमेगा t प्लस फाई को प्लॉट करते हैं. sin ओमेगा t से हमें sin ओमेगा t प्लस फाई को प्लॉट करना है. This is the graph for E equals to E naught sin omega t. राइट? ये वैल्यू कितनी है? टाइम पीरियड के इक्वल. ये वैल्यू कितनी है? ये टाइम पीरियड का आधा, हाफ. ये वैल्यू कितनी है? टाइम पीरियड t by 2 का हाफ.
and this is mid of these two, 3t/4. Here is time and here is E. सबके लिए वेल नोन है. पाई की टर्म्स में लिखें तो here is angle 2 pi, here is pi, and here it is pi/2, and this one is 3 pi/2. In terms of that we call this as omega t. अब आप ग्राफ बनाना चाहते हैं E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई. कुछ देर के लिए हम आपको कहते हैं कि फाई को आप pi/3 ले लीजिए. तो देखिए ये E 0 कब था? जब ओमेगा टी 0 था. अब ये वाला E 0 कब होगा? जब ओमेगा टी, if omega t is minus pi/3, then E is 0. right? pi/2 पे नहीं, 0 पे नहीं, minus pi/3 पे, इधर पीछे चला जाएगा. pi/3 means 60 डिग्री, right? pi/3 means 60 डिग्री. अब अगर ओमेगा टी को हम pi/6 रख दें, pi/6 plus pi/3, pi/6 plus pi/3, अरे सब ऐड कर लेते हैं, pi/2 आ जाएगा. pi/2 sin pi/2 is 1. 1 means E equals to E naught. तो जो वैल्यू इसने pi/2 पे ली थी, इसने जो वैल्यू pi/2 पे ली थी, ये वाला ग्राफ वो वैल्यू किस पे लेगा? pi/6 पे. तो pi/2 से 60 माइनस कर देते हैं, यहां आ जाएगी पीक. ऐसे ही पाई से 60 माइनस कर देते हैं, यहां आ जाएगी 0. इसका मीनिंग है यहां से स्टार्ट होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इधर को ग्राफ शिफ्ट हो गया. कितना शिफ्ट हो गया? pi/6. तो 3 pi/2 वाली वैल्यू इससे pi/6 पहले आएगी, और 2 pi वाली वैल्यू इससे pi/6 पहले आएगी. दिस विल बी द ग्राफ. इसका मतलब यहां जितना भी ऐड होना है ग्राफ, उतना लेफ्ट को हमें शिफ्ट कर देना है, और अगर माइनस होगा तो उतना ग्राफ राइट को शिफ्ट कर देंगे. जो पोर्शन यहां पर है वही पोर्शन आपका यहां आ जाएगा. राइट? 2 पाई में से कितना कम हो गया? pi/3, 60 डिग्री कम हो गया. राइट? इसका मीनिंग अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो हम पहले ग्राफ बनाएंगे साइन ओमेगा टी का, दिस वन. फिर इस ग्राफ को फाइव पीछे शिफ्ट कर देंगे, जितना भी फाइव गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग इसको शिफ्ट कर देंगे. दिस वन, this value will be 2 pi minus 5. This value will be pi minus 5. ये पीक कितने पे आएगी? pi/2 minus 5. और ये ग्राफ किसका हो गया? E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 का. इस पार्ट को आप इरेज कर सकते हैं if not interested in negative side. So E and here is omega. This is the way, right? तो आप E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट कॉस ओमेगा टी. कॉस ओमेगा टी कब आएगा? When it is pi/2. साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा. इसका मतलब अगर इसको एग्जैक्टली 90 डिग्री शिफ्ट कर दें तो ग्राफ किसका हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा. लेट मी ड्रॉ अगेन. दिस इज फॉर साइन. 90 डिग्री शिफ्ट का मतलब है इसकी पीक यहां पर, इनिशियली पीक वैल्यू से स्टार्ट करेगा, इसकी पीक यहां पर आएगी, एंड देन 0 विल बी हियर. तो दिस इज द ग्राफ फॉर cos ओमेगा टी. राइट? तो E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी का अगर ग्राफ हमारे पास है तो हम उसकी हेल्प से कोई भी ग्राफ बना सकते हैं साइन और कोसाइन के कॉम्बिनेशन का.
क्योंकि किसी भी कॉम्बिनेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं और फाई के अकॉर्डिंग इस ग्राफ को लेफ्ट को शिफ्ट करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यहां माइनस आएगा तो ग्राफ को उतना ही राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे और इजीली हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, राइट। तो अल्टरनेटिंग करंट इन सिंपलेस्ट वे यू कैन रिप्रेजेंट बाय साइन or cosine function, and it is the current which varies continuously with time and changes its direction periodically. एक ऐसी करंट, एक ऐसी वोल्टेज जो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ वेरी कर रही है और अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज कर रही है, दैट करंट वी कॉल एज अल्टरनेटिंग करंट। उस करंट को हम क्या कॉल करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कॉल करते हैं, राइट। पढ़ाई ऐसी नहीं चलनी चाहिए, पढ़ाई डीसी की तरह कांस्टेंट चलनी चाहिए, अल्टरनेटिंग की तरह कभी अप कभी डाउन नहीं चलना चाहिए, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होता है, राइट। आपको कुछ बातें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी चाहिए। वन थिंग, यू हैव टू टेक ऑल द सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। आप किसी भी सब्जेक्ट में स्लो या फास्ट नहीं होंगे, आपको सारे सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली एक ही पेस से लेके चलने चाहिए। ये नहीं कि हम केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी करते हैं, हम केमिस्ट्री में मेरिट बनाएंगे, फिजिक्स मैथ्स कम करते नहीं, राइट। हम आपको बताएं हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट्स की बात। हमारा एक स्टूडेंट था रितेश भट्ट, राइट। ही गॉट क्वालिफाइड इन आईआईटी एडवांस क्वालिफाई किया था उसने, बट हम आपको बताएं 11th 12th 2 ईयर वो हमारे साथ जुड़ा रहा। फिजिक्स में वो स्टूडेंट टॉपर रहता था, लेकिन उसकी केमिस्ट्री में हमेशा मार्क्स कम रहते थे। 12th क्लास में जब वो था, नियर अबाउट अगस्त सितंबर की बात रही होगी, तो ही वॉज वेरी वरीड अबाउट हिज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए बहुत वरीड था। तो हमने उसे एक स्ट्रेटजी बताई और उसने केमिस्ट्री स्टार्ट करी, राइट। दिसंबर तक आने में ही वॉज टू गुड इन केमिस्ट्री, लेकिन आई वॉज सरप्राइज्ड, बड़ा सरप्राइज हुआ हमें कि दिसंबर में उसके एक टेस्ट में फिजिक्स में बहुत कम मार्क्स थे। हमने सोचा हो सकता है कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट 2 टेस्ट was also down। नेक्स्ट 2 टेस्ट में उसके फिजिक्स के मार्क्स डाउन थे। हमने उस स्टूडेंट को कॉल किया, हमने कहा रितेश व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो उसका कहना था सर मैंने फिजिक्स के, क्योंकि फिजिक्स में मेरे मार्क्स टॉपर में रहते थे, तो मैंने फिजिक्स को छोड़ के पिछले 3 महीने ओनली केमिस्ट्री पढ़ी। नाउ अब मेरे को लगता है कि मैं फिजिक्स भूल गया हूं, आई कांट डू। ठीक, तो हमने उसको समझाया, हमने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, जो टॉपर्स हैं, जो सब कुछ करके आए हैं, वो भूलते नहीं हैं। आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया है, आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, एंड देयर इज अ वेरी सिंपल टेक्निक, जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स। ऐसा मान लो कि 2 दिन बाद आपका फिजिक्स का एग्जाम है और आप बैठ के सारे फिजिक्स रिवाइज कर लो। ही डिड, उसने किया, और 2 दिन बाद वो फिर से पहले जैसा था फिजिक्स में। तो कभी कभी बहुत छोटी सी चीज हमें डाउन करा देती है। तो एक चीज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। दूसरा पार्ट, आपको सारे सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली लेके चलने चाहिए। नहीं तो लास्ट में क्या होता है, जो सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा होता है, हम उसको छोड़ के उस सब्जेक्ट को कवर करने लगते हैं जो हमारा वीक है, और रिजल्ट हो जाता है उल्टा, राइट। एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास रिटर्न में है कि सर अगर उस टाइम हम ऐसा नहीं करते तो हमारा रिजल्ट क्लियर नहीं होता, राइट। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना है। तीनों सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली लेके चलना है। दैट मे बी बायो,
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और दैट में बी फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। आपको तीनों सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है। इस अल्टरनेटिंग की तरह कभी ऊपर कभी नीचे नहीं होना है, राइट। अल्टरनेटिंग की तरह कभी बहुत ज्यादा स्टडी और कभी स्टडी में लैग, ऐसा नहीं होना है। कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली आपको स्टडी करते रहना है, राइट। जैसे डीसी करती है, डीसी इज व्हाट, E equals to 5 volt, right? DC is what, E equals to 5 volt. DC is what, E equals to 3 volt. ये DC हैं जो वेरी नहीं करते, राइट। अब सपोज हमारे पास डीसी भी है और एसी भी है और हमने डीसी और एसी का कॉम्बिनेशन ले लिया, ये ले लिया जी, ये हो गई हमारी नेट वोल्टेज। तो हियर दिस E is what, mixture of DC and AC। ये DC और AC दोनों का मिक्सचर है। इसको कैसे प्लॉट करेंगे भाई? कुछ नहीं है, इसको प्लॉट करना भी उतना ही आसान है जितना AC को प्लॉट करना है। ये आपका टाइम एक्सिस है, ये आपका E है, हमें E और T का ग्राफ बनाना है। तो देखिए EDC जो कि कांस्टेंट है, आप सबसे पहले इसी को प्लॉट कर दीजिए। दिस इज EDC, ये EDC के बराबर है। जब ये टर्म जीरो होगी तो करंट इतनी ही होगी, वोल्टेज इतनी ही होगी। अब जैसे जैसे ये बढ़ेगी हमारी वोल्टेज बढ़ेगी। जब ये माइनस होगी तो इससे माइनस होके नीचे जाने लगेगी, लाइक दिस वन। Erase this one. There is no need of this one. So this is the graph for E equals to EDC plus E naught sin omega t। हमने EDC के इक्वल ग्राफ को y एक्सिस पर ऊपर रेज कर दिया, ऊपर उठा दिया, जितना ये वैल्यू है उतना ग्राफ को ऊपर कर दिया। This is what we call mixture of AC and DC। DC का AC के साथ मिक्सचर हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए हमने AC को प्लॉट करना सीख लिया, हमने DC को प्लॉट करना सीख लिया, हमने दोनों के मिक्सचर को प्लॉट करना सीख लिया। दोनों का मिक्सचर भी प्लॉट हो गया, DC भी प्लॉट हो गया। अब इस मिक्सचर में ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है और ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम है, मिनिमम है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अगर हमारा E नॉट साइन ओमेगा टी वाला ग्राफ है तो दिस इज मैक्सिमम पॉजिटिव साइड, दिस इज मैक्सिमम नेगेटिव साइड। ये मैक्सिमम नेगेटिव साइड है, मैक्सिमम नेगेटिव साइड, और ये मैक्सिमम पॉजिटिव साइड। तो दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑन आइदर साइड इज नोन एज peak value of AC। This maximum value on each side is known as peak value of AC। तो इसको हम कॉल करते हैं peak value। E नॉट के इक्वल हो गई है। We can also call as amplitude of AC। एम्पलीट्यूड, जब भी टर्म एम्पलीट्यूड यूज होगी तो उसका मतलब होता है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट बोथ साइड मैक्सिमम वेरिएशन। तो एम्पलीट्यूड यहां पर भी यही रहेगा एम्पलीट्यूड E नॉट, बिकॉज नाउ हियर मीन पोजीशन इज दिस वन, नॉट दिस वन। तो ये एम्पलीट्यूड का काम नहीं करेगा, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। एम्पलीट्यूड का काम अभी भी यही करेगा। तो आपको एम्पलीट्यूड टर्म को समझना है। एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑन आइदर साइड, एक साइड नहीं, दोनों साइड में कितना अपनी मीन पोजीशन से वेरिएशन है उसको हम कॉल करते हैं एम्पलीट्यूड, राइट। तो हमारे पास इसका रिप्रेजेंटेशन भी आ गया, ओनली साइन का भी आ गया, कॉम्बिनेशन का भी आ गया, राइट। कभी कभी ये स्क्वायर वेव देते लाइक दिस वन। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस, इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो अगर इसे देखो तो t/2 टाइम तक तो इसमें कोई वेरिएशन ही नहीं है, ये लगातार कांस्टेंट है। तो E = E0 बना रहेगा फॉर टाइम लेस देन t/2।
और t/2 से t के बीच में ये माइनस ई नॉट बना रहेगा, t/2 से t के बीच में, t/2 से t के बीच में ये माइनस ई नॉट बना रहेगा और 0 से t/2 के लिए ये ई नॉट बना है। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट स्क्वायर वेव, राइट। ट्रायंगल वेव भी आ सकती है, तो आप ट्रायंगल वेव की इक्वेशन लिख देंगे, जो भी ग्राफ होगा तो ट्रायंगल वेव को रिप्रेजेंट करने लगेगी, राइट। तो ये हमने एक बात करी रिप्रेजेंटेशन की। नाउ सेकेंड आई हैव टू गो विद द मेजरमेंट। हम इसको मेजर कैसे करेंगे? अब हमें एसी को मेजर करना सीखना है। एसी का मेजरमेंट, अब देखिए, जो वोल्ट मीटर, एमीमीटर हम यूज करते हैं डीसी मेजर करने के लिए, वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं? तो हमारा जनरल वोल्ट मीटर, एमीटर, these are based on magnetic effect of current, magnetic effect of current। ये मैग्नेटिक इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं, राइट। जैसे किसी कॉइल को, अगर करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर टॉर्क लगने लगता है, ये उस पर बेस्ड है, राइट। अगर एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क NIAB sin थीटा। इस पर बेस्ड है ये वोल्ट मीटर और एमीमीटर। इसका मीनिंग, अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो टॉर्क की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। भाई आपको मालूम है इस तरह से बना होता है एक स्केल, यहाँ एक पॉइंटर लगा होता है, यहाँ नीचे एक कॉइल लगी रहती है, राइट। जैसे ही आप करंट पास करते हैं, यहाँ मैग्नेट रखी हुई है, इस पे टॉर्क लगता है और एक पॉइंटर आगे डिफ्लेक्ट होके आपको रीडिंग देता है। ये प्रिंसिपल है हमारा वोल्ट मीटर का, एमीटर का। अब अगर करंट इधर की जगह अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो पॉइंटर नीचे को जाएगा, और नीचे तो कोई प्लेस नहीं है तो ये पॉइंटर टूट जाएगा, राइट। तो अगर हम नेगेटिव पोलैरिटी के साथ इसे लगाएंगे तो इसके डैमेज होने का चांस है, राइट, इसके डैमेज होने का चांस है। और दूसरा, इट विल मूव टूवर्ड्स नेगेटिव साइड एंड इट विल नॉट गिव एनी रीडिंग। तो जो वोल्ट मीटर एमीटर है वो पोलैरिटी के अकॉर्डिंग कनेक्ट होते हैं। लेकिन अब अगर इसी वोल्ट मीटर में हमने ये वाली एसी लगा दी तो क्या होगा? हमने ये लगा दिया तो क्या होगा? भाई जब ये पॉजिटिव साइड आएगा तो नीडल आगे भागेगी, नेगेटिव साइड आएगा तो नीडल पीछे भागेगी। तो नीडल शुड ऑसिलेट लाइक दिस वन, मूव अप बैक, मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड, मूव करने लगेगी, राइट। तो अब जो हमारे घरों में एसी आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। हमने मान लिया, हमने एसी लगा दी, करंट लगा दी, तो वोल्ट मीटर जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वोल्ट मीटर की रीडिंग सुई आगे भागेगी, जैसे जैसे कम होगी सुई पीछे आ जाएगी। दूसरी साइड तो हमने यहां पे इसको मूव करने से रोक दिया, ब्लॉक कर दिए, तो नेगेटिव साइड वाली रीडिंग ये देगी नहीं। लेकिन जब ये लगा देंगे तो ये आगे वापस, फिर आगे, फिर वापस, इस तरह से मूव करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। इसका मतलब एक सेकंड में 50 टाइम्स आगे और 50 टाइम्स वापस आ जाना चाहिए। एक सेकंड में 50 टाइम्स आगे जाके 50 टाइम्स वापस आ जाना चाहिए। पॉसिबल है? इनर्शिया ऑफ निडल डज नॉट अलाउ दिस मोशन। जो निडल का इनर्शिया है वो इस मोशन को अलाउ नहीं करेगा। ये इतनी तेजी से मूव भी नहीं कर पाएगा, इनर्शिया इसको मूव भी नहीं करने देगा। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ये केवल अपने प्लेस पे वाइब्रेट करती रह जाएगी, रीडिंग विल बी 0। तो वी कैन नॉट मेजर एसी
विद सिंपल वोल्टमीटर एंड एमीटर। रीजन, जिस पर ये बेस्ड है वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट इफेक्ट है। तो अगर आप कोई करंट का ऐसा इफेक्ट ढूंढ लें जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है, उस इफेक्ट पर बेस्ड अगर हम वोल्टमीटर या एमीटर बनाएं तब हम एसी मेजर कर पाएंगे। राइट, अब करंट के इफेक्ट कौन कौन से? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट डायरेक्शन डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट डायरेक्शन डिपेंडेंट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करे, वायर में हीट हमेशा जनरेट होगी। तो अगर हम हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड वोल्टमीटर बनाएंगे, एमीटर बनाएंगे, ओनली देन वी कैन मेजर एसी। राइट, इसलिए एसी को मेजर करने वाले वोल्टमीटर का नाम है हॉट वायर वोल्टमीटर। वोल्टमीटर which is based on a heating effect of current. Heating effect of current. अब हम एसी में इसके कंस्ट्रक्शन में नहीं जा रहे हैं कि कैसे बने, लेकिन हम हीटिंग इफेक्ट के लिए अगर इक्वेशन लिखें H I स्क्वायर R T। I हमारा वेरिएबल है, कैसे वेरिएबल है? I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसलिए हम एवरेज हीट की बात करते हैं, तो एवरेज हीट इज I स्क्वायर बार आर टी। अगर हम डीसी के साथ कंपेयर करें तो डीसी के केस में तो H इक्वल टू आई डीसी स्क्वायर आर टी आना चाहिए। तो आई डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर बार, सो आई डीसी इज इक्वल टू, इसका मतलब ये मीटर हीटिंग इफेक्ट वाला बेस्ड वोल्ट मीटर जो करंट मेजर करेगा वो एवरेज करंट नहीं बताएगा, वो इसका एवरेज नहीं बताएगा। वो क्या बताएगा? इसका स्क्वायर करेगा, उसका एवरेज लेगा और फिर उसका स्क्वायर रूट करेगा, रूट मीन स्क्वायर। तो दिस वैल्यू इज नोन एज RMS वैल्यू ऑफ करंट। This is known as RMS value of current. तो AC में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, बिकॉज whenever we measure AC, measuring instrument always results RMS value of AC. राइट, ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, RMS वैल्यू ही मेजर होती है, कोई और वैल्यू मेजर नहीं होती। राइट, कोई भी और वैल्यू मेजर नहीं होती है, ओनली आरएमएस वैल्यू ही मेजर होती है। किस केस में? अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट के केस में। अब अगर हमारे पास एफ कोई क्वांटिटी है, इसकी एवरेज वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको इसकी टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाय इंटीग्रेटिंग दिस, और टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज जनरल फॉर्मूला for a measurement of average value of any function। किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब अगर ये वोल्टेज या करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हम लिखते हैं और एक पूरी साइकिल के लिए एवरेज निकालते हैं, I एवरेज फॉर अ फुल साइकिल, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरी साइकिल के टाइम में और टाइम से डिवाइड करेंगे। राइट, सिंपल इंटीग्रेशन है, आई नॉट आउटसाइड चला जाएगा, टी साइन ओमेगा टी रह गया, dt 0 टू टी। साइन का इंटीग्रल कॉस ओमेगा टी हो गया अपॉन ओमेगा आ गया। भाई ये मान के चल रहे हैं कि यू नो इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन है, 0 से t हो गया। cos 2 pi minus 1, cos 2 pi 1, cos 0 1, तो दिस वैल्यू इज 0। होना ही था, जितना पॉजिटिव साइड वेरिएशन था उतना ही नेगेटिव साइड वेरिएशन था, तो अगर आप ऐड करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज विल बी 0। राइट, एवरेज विल बी
जीरो। लेकिन अगर हम ओनली आधी साइकिल के लिए निकालते तो नॉन जीरो आएगा, क्योंकि ओनली पॉजिटिव साइड का वेरिएशन है। तो लेट मी कैलकुलेट आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल ओनली। हाफ साइकिल का टाइम हो गया t/2, इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 से t/2 I dt। आई लेफ्ट दिस इंटीग्रेशन अप टू यू। हम ये इंटीग्रेशन आपके लिए छोड़ रहे हैं। 2I0 अपॉन पाई विल बी द आंसर। तो आई एवरेज हाफ साइकिल 2I0 अपॉन पाई, इस वाले के लिए -2I0 अपॉन पाई, और पूरे के लिए कंबाइन करेंगे तो आई एवरेज इज जीरो। एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज जीरो, राइट। अब एवरेज वैल्यू जीरो है, डीसी मीटर भी इसीलिए जीरो मेजर कर रहा था, राइट। डीसी एमीटर भी इसीलिए जीरो मेजर कर रहा था। हमने हॉट वायर एमीटर बनाया, दैट मेजर्स IRMS। तो अब हमारा मेन इंटरेस्ट है IRMS वैल्यू फाइंड करने में। मेन इंटरेस्ट इज इन IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। IRMS फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अंडर रूट I स्क्वायर बार। तो देखो F की जगह I स्क्वायर कर देते तो F का एवरेज मिलने की जगह I स्क्वायर का एवरेज मिल जाएगा। कितना हो जाएगा 1/t 0 to t I स्क्वायर dt। आप I स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt 0 to t। साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। लेट मी राइट हियर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लिख दिया है I0 स्क्वायर अपॉन टी। व्हेन यू सॉल्व दिस वन I0 स्क्वायर अपॉन 2 विल बी देयर। हम इंटीग्रेशन पे स्ट्रेस नहीं दे रहे, आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। I स्क्वायर बार की वैल्यू हमें मिल चुकी है। इस वैल्यू को अगर हम यहां रखेंगे तो इट गिव्स I0 अपॉन रूट 2। तो IRMS फॉर साइनोसॉइडल वेरिएशन इज IRMS इक्वल्स टू I0 अपॉन रूट 2। तो साइनोसॉइडल के लिए हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल गई I0 अपॉन रूट 2, राइट। तो फॉर साइनोसॉइडल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज I0 अपॉन रूट 2। Root mean square value is also known as virtual value of AC. It is also known as equivalent DC. अगर AC हटा के उसकी जगह DC लगानी है तो DC की वैल्यू कितनी होनी चाहिए AC की RMS वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, राइट। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जब भी हम बात करते हैं मेजरमेंट की तो RMS वैल्यू होती है। आप बात करते हैं कि आपके घर में 200 वोल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब वो RMS वैल्यू 200 वोल्ट है। आप उसकी पीक वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका एम्पलीट्यूड अलग से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन, राइट। VRMS इज V0 अपॉन रूट 2। तो अगर आप V0 फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली रूट 2 इंटू VRMS। अगर आपके घर में 220 वोल्ट आ रहे हैं तो 220 रूट 2 विल बी द मैक्सिमम वोल्टेज ऑन अप साइड as well as on down side, right। अगर DC है तो 220 means 220, लेकिन AC है तो 220 means 220 रूट 2 तक का मैक्सिमा और 220 रूट 2 तक का मिनिमा नीचे वाली साइड, राइट। लेट मी शो हियर ये और ये वैल्यू कितनी है 220 रूट 2। 220 रूट 2 इज 1.414। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट विल बी 311। तो ये नियर अबाउट 311 वोल्ट अप साइड है और 311 डाउन साइड है। तो अगर कभी हम डीसी को छू लेते हैं तो हमें 220 मींस 220 वोल्ट का शॉक एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर आप 220 वोल्ट एसी को छू लेते तो 311 से -311 दैट मींस 620 वोल्ट का डिफरेंस बन रहा है जो हमें शॉक देगा। तो AC इज मोर डेंजरस देन DC फॉर आवर लाइफ, राइट।
एसी ज्यादा डेंजरस है डीसी से हमारी लाइफ के लिए, in the sense because 220 volt means a large variation there from 311 to minus 311, that means 620 volt shock, right? So this is the RMS value of AC. Okay, now suppose AC is given like this one. No negative cycle is there. All the cycles are towards positive side. This value is E naught. This value is T. This value is T by 2. जो नेगेटिव साइकिल है वो भी पॉजिटिव साइड शिफ्ट कर दी गई, राइट? इसको बोलते हैं फुल वेव डीसी। क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो हम अल्टरनेटिंग कॉल नहीं कर सकते, तो इसको हम कॉल करते हैं फुल वेव डीसी। कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ओनली फॉर टी बिटवीन टी बाई 2, 0 से टी बाई 2 तक साइन ओमेगा टी होगा। उसके बाद साइन ओमेगा टी अगर रहता तो ये नीचे चला जाता, ये नीचे से ऊपर आ गया, माइनस का हो गया E naught sin omega t for t by 2 to t. तो दिस इज द वेरिएशन, मैथमेटिकली ये हो गया वेरिएशन। इसके लिए हमें कह रहे हैं व्हाट इज इट्स एवरेज वैल्यू, व्हाट इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव मींस वर्चुअल मींस आरएमएस वैल्यू। हमें इसकी एवरेज वैल्यू बतानी है, आरएमएस वैल्यू बतानी है। देखिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी कुछ सोचने की नीड नहीं है। यहां ग्राफ देखते हैं तो ये ग्राफ तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा एसी का पॉजिटिव वाला ग्राफ था। हमें मालूम है इसकी एवरेज वैल्यू कितनी थी, 2i नॉट अपॉन पाई। इसकी कितनी थी, माइनस 2i नॉट अपॉन पाई। दोनों की मिला के कितनी थी, 0। लेकिन इस बार तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइकिल है, तो इसकी एवरेज कितनी होगी, 2i नॉट अपॉन पाई। इसकी कितनी होगी, 2i नॉट अपॉन पाई, बिकॉज दिस इज आल्सो पॉजिटिव साइड। तो अगर हम कंबाइन करेंगे तो दोनों की एवरेज कितनी होगी, 2i नॉट अपॉन पाई। ई की टर्म्स में लिखेंगे तो 2e नॉट अपॉन पाई। कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा दे देते, फिर हमसे एवरेज पूछ लेते, तो इसका एवरेज कितना रहेगा, बिकॉज कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट के बराबर ही रहता है। और इसका एवरेज कितना होगा, माइनस ई नॉट। कंबाइंड एवरेज कितना होगा, इट विल बी 0, राइट? अब आरएमएस वैल्यू की बात करें। आरएमएस वैल्यू में हमने डिफाइन किया ई स्क्वायर बार। नेगेटिव का स्क्वायर हो गया पॉजिटिव हो जाता है, तो यहां तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो स्क्वायर करने में पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब इस केस में और इस केस में स्क्वायर होने के बाद कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इसका स्क्वायर कर लीजिए या इसका स्क्वायर कर लीजिए, दोनों एक ही बात रहेगी। तो आरएमएस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल बी ई नॉट बाय रूट 2। तो फुल वेव के लिए रिजल्ट आपके सामने है। आरएमएस वैल्यू इज ई नॉट अपॉन रूट 2 एंड एवरेज वैल्यू इज 2e नॉट अपॉन पाई। नाउ लुक एट दिस वन, दिस वन। इसका आरएमएस कैसे निकाले? आरएमएस इज अंडर रूट ई स्क्वायर बार 1 by t 0 to t e square dt within root 1 by t e square बार 1 by t, क्योंकि ग्राफ अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं t by 2 पर, तो हम इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, e square dt प्लस t by 2 to t e square dt. E square is e naught square 1 dt, e naught square ये t by 2 से t तक है, ये 0 से t by 2।
E naught square upon t. This gives t by 2 minus 0 and this gives t minus t by 2. So it is E naught square. So E square bar is E naught square. So ERMS is also equals to E naught. Right? तो हम ERMS भी निकाल सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं, ट्रायंगुलर वेव हो, फुल वेव हो, स्क्वायर वेव हो, किसी भी तरह का हो, हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. समटाइम्स हमें एसी और डीसी का मिक्सचर दिया रहता है और हमें इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू पूछ लेती, राइट? फॉर एग्जाम्पल E equals to 3 plus 8 sine, suppose 100 pi t. Suppose this one is given. What is its average value? तो अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है तो E dt आपको करना पड़ेगा 0 to t तक और 1 upon टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा. दिस विल बी एवरेज वैल्यू. यही इसकी एवरेज वैल्यू होगी, राइट? ये इसकी एवरेज वैल्यू होगी. और अगर आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो ई आरएमएस ई स्क्वायर डी टी 1 अपॉन टी, ये इसकी आरएमएस वैल्यू होगी. दिस इज ई स्क्वायर बार विद इन रूट will be RMS. ERMS equals to under root E square. So can you find out? E equals to 3 plus 8 sin 100 pi t average as well as RMS. क्या आप फाइंड कर सकते हैं? बस इंटीग्रेशन सॉल्व करने, नथिंग एल्स. तो कोई भी वेरिएशन आ जाए आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करके एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं directly, right? I am leaving this for you to find out RMS and average value. I will discuss the answer in next lecture. Next lecture में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे, right? आप फाइंड करके रखिए 3 plus 8 sin 100 pi t का RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आंसर के साथ एसी सर्किट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, राइट? आज के लिए इतना ही, राइट? इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करके रखिए, देन वी विल चेक कि आप करेक्ट कर रहे हैं या नहीं. क्लियर?